तो आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस। वो बंच ऑफ क्वेश्चंस वन बाय वन हम देखते हैं। इसी बहाने क्या होगा, हमारे सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, उनका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगी। राइट। आप लोगों का ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगी, हार्डली 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा नहीं, बिकॉज आप लोगों का ओवर एग्जर्शन हो गया तो फिर अच्छे खासे एग्जाम में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ऐसा है। और ऐसा है कि अभी संडे से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उसके बाद मंडे से आपके सब्जेक्टिव भी है। ओके। सो कल जो भी बोर्ड का सेशन होगा जो सेंटर में ग्रुप में आ रहा है कि सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, यूनिट टेस्ट 1 दिवाली के बाद है। ओके। अगर आप लोगों का दिवाली के बाद है इट्स ओके, क्योंकि सिन्नर के जो बच्चे हैं उन लोगों का तो मंडे से कंपलसरी है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। मतलब ग्लोबल कॉलेज का बात कर। अगर हाँ, अगर ग्लोबल कॉलेज का दिवाली के बाद अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इट्स वेरी गुड, देन आप लोगों का उतना ही टॉपिक कवर होगा और आपको टाइम मिलेगा। बट अगर इन केस मंडे से हो भी रहा है, सो कल जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ रिवीजन करेंगे रिलेटेड, मींस कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द बोर्ड पैटर्न। ओके। बट आज मैं आपको कुछ एमसीक्यू बता देती हूँ। आई विल शो वन स्लाइड। आई हैव वन बंच ऑफ क्वेश्चंस, मींस मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए। ये सारे चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है क्या? ये सारे चैप्टर का एक नॉर्मल ये है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल वाला चैप्टर और भी बहुत सारे चैप्टर्स। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल मैंने लिविंग वर्ल्ड को फोकस नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ पूछने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, मीन्स मैं आपको ज्यादा फिर यस मैम। क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, मोर देन 60 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने 10 क्वेश्चंस और 7-8 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड है। लेट्स ट्राई टू फोकस एंड कवर एवरीथिंग। लेट मी शेयर द स्लाइड विथ ऑल ऑफ यू। तो ये कल जैसे ही होगा क्या? करेक्ट, हाँ। क्विक अनम्यूट करके वैसे? आप कर सकते हैं, हाँ। यू कैन रेज योर हैंड वन बाय वन और रेज आफ्टर दैट यू कैन आंसर। आपको एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को, यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। वीडियो ऑन नहीं किया तो चलेगा ना? या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, क्योंकि अदरवाइज वीडियो ऑन और उसके वेटिंग में मुझे मीन्स हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? यस मैम। Yes. Okay, let me just show the first 3 questions. Okay, you can take Yes, 1-2 ma'am. minutes and then you have to raise your hand or you can directly answer. Yes, Dhruv. Which one? मैम फर्स्ट वाला, Mm-hmm. यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजन कंपोनेंट कॉकरोच में होता है मैम। Okay, एक्सक्रीटरी कॉकरोच को आप बोलते हो यूरिकोटेली, correct. means the organisms with the main excretory product is uric acid. Mm-hmm. Okay, correct. Absolutely correct. Yes, Neha. मैम सेकंड का कार्टिलेज है। Okay. मैम डी। Okay, yes, D. Yes, Shreya. मैम थर्ड वन का सी। Okay. एक्चुअली उस थर्ड ऑप्शन में वो एक इलेबोरेटिव ऑप्शन डाल दिया, मुझे ये हटाना चाहिए था, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली ऑप्शंस आपको इस तरीके से आएंगे, सेल बॉडी मेंशन नहीं होगा, उसकी जगह पे पेरी कैरी ऑन मेंशन रहता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज। ओके, सो ऑल आर इजी। कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो मैम। ओके, ma'am. लेट्स मूव ऑन। नो मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 3। सी। सी किसका? मैम आई थिंक 4 का सी है। फोर्थ का सी। ओके, यस ध्रुव। मैम 6 का बी है। 6 का बी। ओके, मैम मेरे को लग रहा है एक्चुअली फोर्थ का ना बी होना चाहिए। हाँ मैम फोर्थ का बी एनुअल स्टाइल से हाँ रिकॉग्नाइज। यस मैम, सर ने वही ओके, बोला था। ओके, यस। स्नेहा, आपने भी हैंड रेज किया था। मैम फिफ्थ वो का। मैं फिफ्थ वाला पढ़ रही हूँ, बहुत ओके, बड़ा है। ओके, यू कैन रीड। मैम 5 का ए होना चाहिए।
5 का A. हाँ मैम 5 का A and D. ओके, A और D statement. 1 by 1 सारे क्वेश्चंस देखते हैं. चैट में बच्चे क्या कह रहे हैं? ओके, आर्या इज सेइंग 5 का A. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल्स एंड एनल स्टाइल्स, ये मेल में डिस्टिंक्ट फीचर है. रीजन, वो काइंड ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन है फॉर मेल कॉकरोच. ओके, सो उसकी मदद से दे ट्रांसफर द सीमेन इनटू द जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल कॉकरोच. ओके, सो दैट इज द रीजन दीज टू पार्ट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर. उसके अलावा बाकी सारे जो रीजन्स हैं, दैट इज प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल बोथ. Present in both. ठीक है, बोट No शेप common. स्टर्नम मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है. बस एक ही डिफरेंस होता है मेल और फीमेल का, कि मेल की जो एब्डोमिनल पार्ट है वो नैरो रहता है, फीमेल का लिटिल ब्रॉडर देन मेल. एक ये डिफरेंस रहता है, बट बोट शेप दोनों में ही रहता है. ओके, सो दैट इज द रीजन कि इसका आंसर क्या होगा. राइट आंसर इज बी. Yes, मैम ma'am. मुझे 6 का A लग रहा है. ओके, 6 का ए लग रहा है. कैन यू एक्सप्लेन? इसकी स्पेलिंग गलत है इलास्टिक की. ओके, बच्चे याद करो, अभी टिश्यू वाला सेक्शन याद करो. सबने शायद क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के केस में टेंडन्स, लिगामेंट्स, उनके कार्टिलेजेस, उसमें जो Yes, ma'am. जो भी स्टोर्ड उसके मैट्रिक्स में जो भी कंटेंट रहता है, उसके बेसिस पे हमने काफी डिविजन्स देखे हुए हैं. सो लिगामेंट एक्चुअली येलो इलास्टिक फाइबर के अंदर आप पढ़ते हो. ओके, इफ यू ऑल कैन थिंक अबाउट इट, रिकॉल करो उसको. इसलिए Yes, ma'am. 6 का राइट आंसर इज बी. ठीक है, Okay, क्वेश्चन नंबर 5 सबने करेक्ट आंसर किया है, दैट इज ऑप्शन ए. ओके, सो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, और दूसरा लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. जहां से भी सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे पहली चीज तो आउटर लेयर और सारे ग्लैंड्स, उन सबका मॉडिफिकेशन ही एपिथेलियल टिश्यू में हुआ है. Tissue में हुआ है. ओके, सो ये बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग और, रहना चाहिए. Modified white fibrous tissue है वो tendon. करेक्ट, करेक्ट. सो चलो, एनी डाउट्स तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में? No, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट 3. यस, थ्रू. मैम 7 का B, क्योंकि कोलेजन जो होता है वो थोड़ा थिक होता है. ओके, एंड लेट्स सी. मतलब बहुत ज्यादा फाइबर्स Okay. होते हैं उसमें, वो थोड़े से थिक होते ओके, यस, उनमें. श्रेया. Yes, ma'am. The ninth one answer is B. Schwann cells. ओके, 9th आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट मैम मुझे लग रहा है 9 का C होना चाहिए. हाँ, मैम, Schwann cells 9th का newly C है. lemma बनाते हैं. 9 का C है. ओके, हाँ, इशिता मैम, सृष्टि C. सबको लग रहा है. ओके, आर्या, व्हाट यू थिंक, कौन सा क्वेश्चन? 8 का D. 8th का डी. ओके, चलो 9th का सी लग रहा है कुछ बच्चों को, और आर्या को 8th का डी लग रहा है. एनीवन एल्स जिसको कोई और ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है? मैम 8 का D नहीं हो सकता. व्हाट यू थिंक, विच वन? 8 का A होना चाहिए क्योंकि हाँ, फैलिक मैम, ग्लैंड A. एक्चुअली हाँ, मैम, A. वो उसमें होता है मेल में. ओके, चलो, और और एक और बार ध्यान से sweat देख gland लो, के ऊपर. कोई 7th 8th 9th में से कोई आपको लगता है कि फिर से कुछ बताने की जरूरत है? नहीं मैम, सिर्फ 8 का A होना चाहिए क्योंकि फैलिक ग्लैंड मेल में होता है. ओके, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. अभी ध्यान से समझना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रिलर प्रोटीन. ध्रुव, आपका थिंकिंग सही है, बट एक और चीज बता देती हूँ. देखो, एलास्टिन वो खुद एक फाइब्रस प्रोटीन है. ठीक है, वो फाइबर ही है एक्चुअली, जो मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं. कोलेजन आर आल्सो फाइबर्स.
मायोसिन एंड एक्टिन जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स, ठीक है, वो मसल प्रोटीन है जो कि फाइब्रस इन नेचर, दे आर लॉन्ग, उनका लॉन्ग अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग अरेंजमेंट की वजह से वो प्लेट्स बनाते हैं और स्लाइडिंग मूवमेंट सक्सेसफुल करवा पाते हैं, तभी तो यस यस मसल यस, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो होगा, सकता है, ठीक है। हाँ सिर्फ yes. एल्ब्यूमिन ही है जो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, मींस वो डेंसिटी डेंसिटी कह लो या विस्कोसिटी, जो ब्लड प्लाज्मा का जो थिकनेस है एल्ब्यूमिन उसको बढ़ाता है, राइट। यस अभी मैम, आप वो लोगों ने अस्थमा को शायद इन प्रेशर डेप्थ, बढ़ाता है ना। राइट, अभी आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, सो मैं एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने एल्ब्यूमिन और ब्लड के टाइप्स, उसके कंपोनेंट सब कुछ पढ़े हुए हैं बेटर तरीके से। ओके, सो एल्ब्यूमिन क्या करेगा, ओवरऑल आपके ब्लड की डेंसिटी, ठीक है, उनका विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ाता है। ओके, बहुत ज्यादा भी थिन ब्लड नहीं होना चाहिए, तो ताकि ब्लड प्रेशर एक लेवल पे मेंटेन हो सके, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, मैं ये नेचर के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ कि हाउ दे आर इन नेचर वाइज। सो ये तीनों फर्स्ट थ्री को छोड़ के एल्ब्यूमिन जो है इट इज नॉट अ फाइब्रिलर प्रोटीन, बिकॉज उसका काम कुछ और है, जो बाइंडिंग का काम करेंगे, अटैचमेंट का काम करेंगे, या फिर किसी ना किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करेंगे, उनकी ही प्रोटीन फाइब्रस नेचर में है। ये एक स्टैंडर्ड वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ लो। यही रीजन है कि फाइब्रस प्रोटीन आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मेन वर्क ही क्या होता है, बाइंडिंग, कुछ और हो या ना हो, बाइंडिंग का काम तो सब टाइप के कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में हेल्प कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो बाइंडिंग वर्क है वो सब ये कर रहे हैं। तो इलास्टिन एंड कोलेजन तो बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, सो फाइब्रस नेचर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखना ही पड़ेगा या फाइब्रस नेचर रखना ही पड़ेगा। मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ एल्ब्यूमिन ही है जो फ्लूइडिटी मेंटेन करवाता है, दैट इज फॉर द ब्लड। Okay, so the answer is D. चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। Which is not a part of reproductive system of female cockroach? Phallic gland इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है, ठीक है, सीमेन प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है फैलिक ग्लैंड, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्लैंड, प्लस लुब्रिकेशन में भी हेल्प करवाता है। सो फैलिक ग्लैंड इज द राइट आंसर हियर। बाकी सारी चीजें मेल में भी है और फीमेल में भी है। Next question. In central nervous system, myelin sheath is formed by, some people have said Schwann cells. बच्चे Schwann cells central nervous system में नहीं, peripheral nervous system में, पेरिफेरल है। correct? Oligodendrocyte yes central ma'am. nervous system में. So myelin sheath is what? It's kind of incubation plus electric impulse को jump करवाने में help करते हैं myelin sheath. अभी माइलिन शीट जो है अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनाती है, यही कंफ्यूजन हो जाता है और इसी वजह से आंसर गलत हो जाता है। ओके, श्वान सेल राइट आंसर है बट नॉट फॉर सीएनएस। उसके अलावा सीएनएस के अलावा जो बाकी नेटवर्क से, न्यूरॉन नेटवर्क जब बोलते हैं तो न्यूरॉन नेटवर्किंग के लिए श्वान सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो द राइट आंसर इज सी हियर। ओके, एनी डाउट्स? तीनों क्वेश्चन में से किसी में भी कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. No, No, ma'am. ma'am. चलो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ध्रुव, विच वन? 10 का बी। 10th का बी, ओके। मैम हम्म, 11th का सी। ओके, 11th का सी। मैम 12 का ए। 12th का A. ओके, ओके, एनीवन एल्स जिसको लगता है इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत है या सही है? चलो बाकी सिद्दीक कह रहे 8th का सी। ओके, चलो ये पुराने आंसर्स थे। ओके, एनीवन एल्स, किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है? मैम मुझे 10th का एक्सप्लेनेशन समझा मतलब। 10th का, ओके। एपोक्राइन याद नहीं आ रहा? अभी टिश्यू में हमने सबसे पहले जो ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें मोड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे हमने 3 चीजें देखी थी, इपोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। कुछ याद आ रहा है छोटा मोटा?
तो एपोक्राइन एक्चुअली क्या करता है, साइटोप्लाज्मा में स्टोर कर पाता है, ठीक है, मींस उसका जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो साइटोप्लाज्मा में स्टोर होता है, तभी तो उसको एपोक्राइन बोलते हैं। इसीलिए देखो, एपोक्राइन यानी एपिकल पोर्शन से जो सिक्रीट करवाएगा, दैट इज व्हाट इट मींस, एपिकल साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ से जब सिक्रीट करवाता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस थोड़ा साइटोप्लाज्मा जो होता है वो लूज हो जाता है, क्योंकि वो वॉल जो है वो रप्चर करना पड़ेगा, वो वॉल रप्चर करके तब जाके सिक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आएगा या डक्ट के थ्रू बाहर आएगा। तो वो जो प्रोडक्ट जो वहां से जाएगा उसी प्रोसेस में थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा का भी लॉस हो जाता है। सो हियर द राइट आंसर इज सी। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन हाईलाइट कर रही हूँ कि टाइप ऑफ ग्लैंड्स पे बच्चे फोकस करना। इसमें क्या होगा, आते हुए क्वेश्चंस रह जाएंगे एंड दिस सेक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके पूरे एपिथेलियम सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके वो सबसे उसको पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या, तीनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो आपको समझना ही है, बट इन जनरल टिश्यू की अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होनी चाहिए, जैसे फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड कंटेंट्स, ईच एंड एवरी कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। बेसिक बोन और कार्टिलेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो आप ध्यान रखो। देन मसल्स में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब इजी है उसका, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। डज एवरीवन अंडरस्टैंड्स? जेड रीजन, एच रीजन, आई रीजन, ये सब, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन सा सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम आयन, ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मसल में जो आपको गलत करवा देती है, उनकी टर्मिनोलॉजीज। मसल्स के केस में मसल के सेल के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है। मसल का साइटोप्लाज्मा अलग होता है, मसल का, राइट, मसल का मेम्ब्रेन को अलग कहते हैं, उनके बंडल्स को अलग कुछ कहते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या होता है, उनकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस में वो वर्ड यूज कर देते हैं, और वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है और वो वर्ड यूज हो गया तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आएगा, व्हाट दे वांट और व्हाट दे आर आस्किंग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। प्लस ग्लैंड के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, प्लस उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, ठीक है। पहली चीज डक्ट है या डक्ट नहीं है, सो विथ डक्ट एंड डक्टलेस। देन मोड ऑफ सिक्रेशन, कि सिक्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप के ग्लैंड्स हैं, तो ये कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं एज पर योर एनसीईआरटी आल्सो एंड योर मॉड्यूल आल्सो, उस पे एक बार फोकस कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्यूडोसीलम इज फाउंड इन निमाटोड्स, दैट इज करेक्ट। ये तो अब मेमोरी बेस्ड है कि आपको कौन सी चीज याद है, कौन सा फाइलम, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, सबको अनसेगमेंटेड लगा, व्हाट अबाउट स्यूडो सेगमेंटेड? द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज सेड टू बी सूडो सेगमेंटेड, नहीं लग रहा? डायग्राम याद है टेपवर्म का? फ्लैट स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसे, राइट। स्यूडो सेगमेंट्स का मीनिंग क्या हुआ? अभी मेटामरिज्म तो सबको पता होगा, यस, पार्शियली। अभी पार्शियली में क्या हो जाता है, इट अपीयर्स, राइट, इनर साइड में नहीं, राइट, इट अपीयर्स की बॉडी सेगमेंटेड है, बट एक्चुअली इनसाइड द बॉडी एक कॉमन कनाल सिस्टम या फिर उनकी जो पोर्शंस हैं वो बिल्कुल भी डिवाइडेड नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं होते। सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ पहले वो समझ लेना। किसी भी एनिमल में अगर सेगमेंटेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनेलिडा को ले लेते हैं, वही हमारा फेमस फाइलम है, अगर उसमें सेगमेंटेशन है, इट मीन्स कि हर सेगमेंट में सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं और वो कंबाइंडली उसके फंक्शंस को फुलफिल करवाने में हेल्प करते हैं। यही तो मीनिंग है सेगमेंटेशन का, यानी सारे काम को डिवाइड कर दिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, और हर डिपार्टमेंट में हर ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, और वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर करती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन। अभी वो सेगमेंटेशन टेपवर्म में नहीं दिखता है, उनकी बॉडी बाहर से है, उनकी एपिडर्मल लेयर में आपको लाइनिंग्स और डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि बॉडी डिवाइडेड है, बट इनसाइड द टेपवर्म नथिंग इज डिवाइडेड। व्हाई? टेपवर्म कौन से फाइलम में आता है? प्लैटीहेल्मिन्थेस। उनका डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, यानी डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट दोनों ही फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स ही लिमिटेड है ना, जब ऑर्गन्स ही लिमिटेड है तो किस बात का डिविजन होगा? दैट इज द रीजन आंसर इज स्यूडो सेगमेंटेड। ये आप ध्यान रखो। अब टेपवर्म और प्लैटीहेल्मिन्थ से रिलेटेड अगर सेगमेंटेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, सो रिमेंबर अबाउट स्यूडो सेगमेंटेशन। ओके, चलो
कोई डाउट इनमें से किसी भी क्वेश्चन में? नो मैम। मैम नो मैम। ओके चलो नेक्स्ट. यस थ्रू. मैम इसमें 13 का बी. बी. मैम बी. ओके. यस स्नेहा. मैम 14th का ए। ओके. मुझे लग रहा है मैम 14 का बी होना चाहिए. इंसेक्ट्स का जनरली 3 पेयर्स ऑफ लेग. ओके. यस सृष्टि. मैम 15C वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ओके. ओके दिस वन इज इजी वन. अभी चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं. फर्स्ट तो करेक्ट है. आई गेस एवरीवन अंडरस्टूड. चैट में भी गायत्री नम्रता. ओके 14th A and 15th C. चलो पहला क्वेश्चन मेड्यूसा स्टेज. मेड्यूसा यानी ससाइल स्टेज. और ये फेमस किसमें है? निडेरियंस में फेमस है ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स. और हाइड्रा कौन सा कैटेगरी में आता है जिसमें कि कंपलसरी ससाइल नेचर रहता है? पॉलिप है. करेक्ट. हाँ तो पॉलिप. या सो बेसिकली यहाँ पे जो क्या हो गया उनका मैक्सिमम जो स्टेज हो गया दैट इज पॉलिप. एंड मेड्यूसा, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग. आई सेड मेड्यूसा एज अ ससाइल. नो, मेड्यूसा एज अ मोटाइल स्टेज. सो बेसिकली जेलीफिश, ओपेलिया एंड कोरल्स. कोरल्स का बस एक ही क्या बोलते हैं कि सिचुएशन है. इनके पास पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही स्टेज होते हैं कोरल्स के केसेस में. ठीक है. ओबेलिया के केसेस में ही आपको में भी आपको मिलेंगे. जेलीफिश जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेड्यूसा स्टेज में रहता है एंड वेरी लिटिल स्टेज के लिए दे आर इनटू पॉलिप फॉर्म. दैट इज द रीजन हाइड्रा को आप मेड्यूसा पॉलिप स्टेज आप कह सकते हो. देन क्वेश्चन नंबर 14. अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज. बच्चे अब आर्थ्रोपोडा ध्यान से याद रखो. इंसेक्ट जाना ही जाता है 3 पेयर ऑफ लेग्स. ओके. दे आर नोन फॉर 3 पेयर ऑफ लेग्स यानी टोटल 6 लेग्स कंपल्सरी होते हैं इंसेक्ट्स में. मेजॉरिटी ऑफ द आर्थ्रोपोडा हैव एंटीना. इसीलिए एंटीना को वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप नहीं बोल सकते. they have either antenna or antenna like tentacle like structures. वो कंपल्सरी रहता है आर्थ्रोपोडा में. ठीक है. किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. बट इंसेक्ट्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इज 3 पेयर ऑफ लेग्स. That is why the answer is B. So I want everyone go back to the module or maybe your notes or book और वहां पे आर्थ्रोपोडा और उसके क्लासिफिकेशंस एक बार ध्यान से देखो. तब आपको पता चलेगा कि डिपेंडिंग अपॉन देयर लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स और वेदर प्रॉपरली जॉइंटेड है या नहीं है उसके बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशन है. देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोमोशन. ठीक है. दैट इज करेक्ट. वाटर वस्कुलर सिस्टम. अच्छा कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है इन वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड वाटर कनाल सिस्टम. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. वाटर कनाल पॉरीफेरा का पॉरीफेरा का है. एंड वाटर वस्कुलर इकाइनोडर्म. इकाइनोडर्मेटा का. काइनोडर्म. राइट. सो वाटर वस्कुलर सिस्टम और इकाइनोडर्मेट्स के जितने भी मैक्सिमम फंक्शन है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम कराते हैं. काइंड ऑफ सिमिलर फंक्शन है जैसे पॉरीफेरा में वाटर कनाल सिस्टम के बेसिस पे सब कुछ उनका होता है. सेम है बस वर्ड अलग है. वर्ड अलग इसलिए है क्योंकि इकाइनोडर्मेट्स ऑफ कोर्स उसके कंपैरिजन में एडवांस्ड है. सो बस वो वर्ड के ऊपर आप ध्यान देना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके. सो द आंसर इज करेक्ट. शैल वी मूव अहेड? यस यस मैम. ओके. यस थ्रू. मैम 16 का मैम सी होगा. ओके. स्नेहा व्हाट डू यू थिंक? मैम 16th का बी होगा. ओके.
आर्या, व्हाट यू थिंक? मैम 18 का बी होगा। 18th का बी। ओके, गायत्री सिंह 18th का ए। ओके, 18th का बी होगा। ओके, सिद्दीकी सिंह 17 का सी। मुझे Yes, 17 का डी लग रहा है हाँ मैम। यस 17 का सी लग रहा है मैम। ओके, चलो सी और डी में दोनों ही ऑप्शन रखती हूँ। लेट्स सी एनी अदर आंसर्स। किसी और को कुछ लग रहा है या कोई क्वेश्चन गलत? प्रशंसा इज सेइंग 17th का बी। ओके, चलो आई विल राइट बी। 16th का सी होगा, मैंने वो इज नॉट नहीं पढ़ा था। ओके, 15th का सॉरी 16th का सी। हाँ, ओके, चलो 1 by 1 सारे क्वेश्चंस देखते हैं फिर से क्या कह रहे हैं। इशिता इज सेइंग 18th का बी। ओके, चलो ठीक है, इशिता लिखा हुआ है वो। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ अग्न्यथा? क्या पूछ रहे हैं कि उसका बिल्कुल भी फीचर नहीं है अग्न्यथा का। अब अग्न्यथा के केस में याद करो अग्न्यथा का फेमस एग्जाम्पल। कैन एनीवन रिकॉल? वो टोमेटा। पेट्रोमाइजोन। करेक्ट। और उसके केसेस में अग्न्यथा के लिए इंपॉर्टेंट फीचर है उनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते। कॉडल रहेंगे, डॉर्सल रहेंगे, वेंट्रल भी रहेंगे, बट लेटरल जो पेयर्ड में होते हैं बाकी नॉर्मल फिश में वो नहीं रहते। ओके, सो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। दैट इज द रीजन अग्न्यथा को मींस उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इज पैरासाइट भी वो होते हैं, उनके पास हॉर्निथिप भी होता है। करेक्ट, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं उनके एक्टोपैरासाइट, पास। करेक्ट। प्लस उनका टीथ का नेचर कैसा होता है? जॉलेस माउथ, उसका नाम ही अग्नि। सी होता है। इसके राइट, लिए जॉ के बेस पे ही उसको क्लासिफाई किया। हाँ, करेक्ट। ओके, चलो अभी उनका नेक्स्ट 17th द लेटरल लाइन सिस्टम। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम? मैम मतलब साइड में। साइड में। ओके, उसके अलावा साइड में तो है, ये तो वर्ड मीनिंग हो गया, बट उसका फंक्शन? बेसिकली अगर वैसा होगा तो उसको मूवमेंट में हेल्प हो। मुझे लगा स्नेक में होगा, क्योंकि स्नेक में तो लिम्स नहीं होते, तो उसको समझ ही नहीं आएगा ओके, कि चलो कैसे वो मूव कर। ओके, ठीक है, मैम अंदाजा इट सही है। डिटेक्ट्स द मूवमेंट। ओके, चलो अभी मैं एक और चीज बता देती हूँ। लेटरल लाइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एक्वेटिक एनिमल स्पेशली फिश के केसेस में। रीजन इज दे विल बी एबल टू सेंस द डिफरेंस इन द प्रेशर। प्रेशर वाटर में अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो समझ पाएंगे, और उस वजह से वो सेंस जब कर लेते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। सबने ऐसा सुना होगा कि जब भी ओशन में अर्थक्वेक या सुनामी टाइप या साइक्लोन टाइप चीजें होती हैं, फिश हमेशा हमेशा बच जाती हैं। ठीक है, स्पेशली जो yes, एडवांस्ड फिश होते हैं वो डीप सी में चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, तुरंत माइग्रेट हो जाते हैं उस एरिया से। रीजन बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर दैट इज लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरली अरेंज्ड है, वो उनके लेटरल बॉडी पे प्रेजेंट है, ताकि दोनों साइड से उनकी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उनके लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन से मैक्सिमम कवर कर पाए और मैक्सिमम एरिया के प्रेशर को वो डिटेक्ट कर पाए। सो दे एक्चुअली सेंस द वेव्स, और वेव्स के सेंसिंग के हिसाब से वो प्रेशर डिफरेंस भी बताते हैं। सब लोग लिख लो इस बात को। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में लेटरल लाइन सिस्टम डेवलप्ड होता है। सबसे हाईएस्ट हाईली डेवलप्ड पाइसेस में है, उनमें रहेगा। जैसे ही टेरेस्ट्रियल बॉडी होगी, जैसे ही एम्फीबियंस के केसेस में आ गए, लेटरल लाइन सिस्टम सिर्फ लार्वल स्टेज में रहता है, उसके बाद चेंज कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो वापस लार्वा ही होता है एम्फीबियंस का, जो कि फिश की तरह दिखता है। ओके, तो उनके जो डेवलपिंग स्टेज में जो उनके ऑर्गन्स और सेंसेस होते हैं, इट इज सिमिलर टू पाइसेस। उसके बाद वो चेंज हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू प्रॉपर एम्फीबियन, क्योंकि उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल लाइफ जी सकते हैं। दैट इज द रीजन। ओके, सो ये
हमेशा याद रखो, सो द आंसर इज सी, क्योंकि इनमें से सी ही है जो एक्वेटिक एनिमल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये नंबर सिर्फ 18। फिश में ही रहेगा ना? सॉरी, ये सिस्टम सिर्फ फिश में ही रहेगी ना? फिश में रहेगा और कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, हायर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, लाइक ऑर्गेनेथास में भी प्रेजेंट रहता है लेटरल लाइन सिस्टम, या फिर कुछ और भी कॉर्डेट्स, जो कि सारे कॉर्डेट्स का जो इनिशियल है, स्पेशली यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इनमें भी लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस होते गए, तो इनको प्रेशर डिफरेंस और ये सब समझने की जरूरत है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 का राइट आंसर इज बी। सो काफी बच्चों ने बी ही कहा था, आई Yes, थिंक। ma'am. No, the man, the राइट, सो आई थिंक ये बताने की जरूरत है, ये सब कॉमन नेम के ऊपर है, आपको एग्जांपल्स याद हैं, सब कुछ है, हाँ, yes, और yes. उनके Yes, ma'am. कॉमन नेम, फेमस Common नेम या name. साइंटिफिक नेम यू उनमें वो अंडरस्टैंड, तो फिर स्पॉन्जिला, वाटर स्पॉन्ज, वो वैसा करेक्ट, ना। तो आपको, आपके लिए ये चीज इजी हो जाएगी। ओके, एनी डाउट्स? लेटरल लाइन सिस्टम समझ में आया? भूलना नहीं है अभी सिस्टम को, ठीक है? Yes, ma'am. मैम Yes, मैम, ध्यान रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट। मैम 19th का ए। 19th का ए, स्वराली। मैम 20 का भी ए है। 20 का ए, मैम 21 का भी ए है शायद। Yes, ओके, ma'am. 21 का B. 21 का भी मुझे ए। 21 का डी लग रहा है मैम। ओके, चलो तो ए है। फ्लैजिलेटेड होता है ना, क्लामाइडोमोनास, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड। हाँ. ओके, लेट्स सी, हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन मैम 21 का A ही है. ओके, लेट्स सी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में चैट में भी देख लूं। 21, चेतन इज सेइंग 21 का ए। ओके, अंडरस्टूड चेतन, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया, सो आपको अगर याद आ जाना चाहिए थोड़े बहुत इसके कॉन्सेप्ट। श्रेया इज ऑल्सो सेइंग 21 करें। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19। द बॉडी बियर्स 8 external rods of ciliated comb plates in pleurobrachia. Brachia is an example of टीनोफोरा। Pinopora. और टीनोफोरा एक्चुअली मेड्यूसा फॉर्म ऑफ निडेरियंस होते हैं, एक ये उसका फेमस लाइन है, और दूसरा दे हैव सिलिएटेड कॉम प्लेटिंग, और उसका सिलिएटेड कॉम किस में हेल्प करता है? इन मूवमेंट, उनको डायरेक्शन दे पाते हैं और मूवमेंट करवा पाते हैं, राइट? ठीक है, तो फेमस एनसीईआरटी का बास्केटबॉल डायग्राम, तो वही उसका प्लूरोब्रैकिया का एग्जैक्टली एक्चुअल डायग्राम है। ओके, तो वो ध्यान में रखना। तो वो जो बास्केटबॉल की लाइंस होती हैं, दैट इज नथिंग बट सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। Complex. ओके, चलो, Yes, दैट yes. इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। नोटोकॉट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल ऑफ Protein यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। राइट? तो बेसिकली यूरोकॉर्डेटा एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा, बट प्रोटोकॉर्डेटा में सिफेलो भी आ जाता है, और सिफेलो में तो प्रेजेंट रहता है, Yes, एडल्ट वो में भी short प्रेजेंट है, life होता है। राइट? सो दैट इज द रीजन, राइट आंसर इज यूरोकॉर्डेटा। दे आर, उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो, उनमें रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज में दे आर गोइंग टू बी एडवांस्ड, और जैसे ही एडल्ट हो जाएंगे वो नॉन कॉर्डेट की तरह हो जाते हैं। दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 21। Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in Spirogyra. Okay, so question number 21 का right answer is A. Frequently asked questions हैं, ऐसे questions जो direct example based आते हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसे questions दे रही हूँ कि आपको हमेशा के लिए अब याद ही हो जाए कि ये condition किन किन में present नहीं होता तो भी चलता, क्योंकि बाकी सारे फ्लैजिलेटेड है वहाँ पे। है। Right, right, correct. So ये हो गया आपका सारे answers. Any doubts इनमें से किसी पे भी? नो No, मैम। ma'am. No, Okay. ma'am. मैम Let's move ahead. Next. Yes, true. मैम इसमें
24 का स्पोरोफाइट सी। ओके मैम सॉरी एक मिनट। ओके, टेक योर टाइम। यस श्रेया। Yes, ma'am. 23 का C. 24 का बी होना चाहिए मैम, हैप्लॉइड। ओके 24 का सी। यस आर्या, यू वर अबाउट टू से समथिंग। यस मैम 23 का C. 23 का सी। ओके सो ध्रुव, नाउ इट इज करेक्ट, बी। यस मैम 24 बी। ओके what about 22? Chetan is saying 24 का B. Okay. Prashansa is saying 23 का C. Namrata is saying 23 का C. Snehal ने कहा 24 का B. Okay. So maximum students यही option दे रहे हैं। मैम 22 का C. 22 का 22 का C. भी सी है। 22 का C. अब प्रोथैलस याद आ रहा है सबको? यस मैम, वो फोटोसिंथेटिक थैलेस। Correct, correct. So gametophyte, free living structure formed in pteridophytes. That is basically your prothallus. Okay, तो ये प्लांट किंगडम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस किए हैं हमने ऐसे ही। मैं कुछ भी अलग नहीं, जो हमने ऑलरेडी रिवाइज किया है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। देन zygotic meiosis is a characteristic of Chlamydomonas. Why not Fucus venerea या Merchantia? Can anyone explain me? मैम क्योंकि ना जाइगोट बेसिकली उनका फ्यूजन से फॉर्म होगा और फिर बाद में जाइगोट उनका डिफरेंशिएट होता है और फिर उनका एक्चुअली स्पोरोफाइट के टाइम पे मियोसिस, मतलब सॉरी गैमेटोफाइट विच से फॉर्म होगा ना, तभी उनका मियोसिस होगा। ओके ओके सो बेसिकली यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अभी इनमें जो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल हैं दे बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो अभी ब्रायोफाइटा के केसेस में आपने क्या देखा था? सबसे जो कॉमन कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, यानी टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आपने देखा। उसमें कि उनका कैरेक्टरिस्टिक है डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट, इसीलिए वो उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लेमाइडोमोनास के केस में कैसा है? इफ क्लेमाइडोमोनास इज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनका जब जाइगोट बनेगा देन वो क्या करेंगे, उनमें मियोसिस होगा एंड ईच एंड एवरी स्पोर विल डेवलप इनटू इंडिविजुअल सेल, दैट इज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ओके, तो ये उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। इसके अलावा और कोई भी स्टेज या कोई भी फेज उनके में एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे चुना क्लेमाइडोमोनास को क्या है, बट बाकी सब में भी जाइगोटिक मियोसिस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। ओके बट वो फिर क्या बोलते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि गैमेटोफाइटा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके नेक्स्ट इज प्रोटोनीमा ऑफ द मॉस इज हैप्लॉइड। वो जुवेनाइल अगेन मॉस क्या है? अगेन मॉस ब्रायोफाइट। राइट, और ब्रायोफाइटा का गैमेटोफिटिक स्टेज जब डेवलप हो रहा होता है तो यंग गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। और वो जब डेवलप होगा, राइट, वो जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा? डेवलप होगा तो हैप्लॉइड बॉडी बनाता है, और हैप्लॉइड बॉडी से फिर जब गैमीट बनता है, क्योंकि उनके गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस एग्जिस्ट नहीं करता, मियोसिस स्पोरोफाइट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, जब फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है तब। ओके सो उनके आर्किक गोनिया ही फुट सिटा एंड कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहीं पे उनका जो भी जाइगोट है टेम्पररी डिप्लॉयड रहता है, और उसके बाद इमीडिएटली मियोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पोर्स, और वो इंडिविजुअल स्पोर्स फिर डिस्पर्स हो जाएंगे और नया जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइटा बनाएंगे। तो मॉस बहुत ही फेमस एग्जाम्पल इस चीज का, और इसमें ही प्रोटोनीमा, एक्चुअली प्रोटोनीमा यूनिक है फॉर मॉस ओनली। ओके सो ये चीज आप ध्यान में रखना, एंड उनका जेनेटिक्स दैट इज हैप्लॉइड। ओके एनी डाउट्स इन क्वेश्चन में से? रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये। नो मैम। ओके लेट्स मूव अहेड।
यस ध्रुव। 27 का ए। 27 का ए। चेतन कह रहे 25 का बी। मैम 26 का बी। बी। हाँ ओके, दिस हाँ वन 26 बी, हाँ मैम this 26 one का B, Yes, and this ma'am. one A. Okay, anyone else? उनको कुछ और लग रहा है? मैम फ्रॉन्ट तो एल्गे में सुना था। हाँ मैम FIOC में फ्रॉन्ट। हाँ FIOC में था। Okay. तो फिर A, B और D तो ऑप्शन से कट हो जाएंगे सीधे सीधे। Okay. मॉस में भी ज्यादा चांस। Okay, think उसके about तो it. अलग लीव्स होते हैं। Okay, take your time, think about it. मॉस में तो राइजोइड एक्सिस और फाइलॉइड है ना। Okay. यस मैम। Prashansa is also saying 25 का B. मैम 27 का सी लग रहा है मुझे। Okay. Let me check the chat. Okay, maximum students are saying 27C, 25B. बच्चे लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था, याद आ रहा है? फर्न के केस में भी मींस फर्न की जो लीव्स हैं उनको फेमसली फ्रॉन्ड कहा जाता है। फेमसली आपने ब्रायोफाइट्स में भी देखा है, दैट इज ट्रू। उनके केस में भी फ्रॉन्ड टर्मिनोलॉजी देखी है, बट फ्रॉन्ड एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए सिग्निफाई किया जाता है। बट टेरिडोफाइटा की जो लीव्स होती है, स्पेशली फर्न की लीव्स, उनको फेमसली फ्रॉन्ड कहते हैं। दैट इज द रीजन। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बट उनको फेमसली वही टर्मिनोलॉजी दी गई है। और वो टर्मिनोलॉजी होने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उनके पास भी टाइप है, पिटियोल है, एंड देन फ्रॉन्ड है। तो वो जो स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि स्टिल इट रिजेंबल्स, दे आर बिटवीन लोअर एंड हायर प्लांट्स। वो कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी भी लोअर प्लांट्स वाली हैं जो उनके लिए यूज की जाती है। अंडरस्टूड? सो इसका राइट आंसर इज बी। इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नो साइंटिफिक रीजन और एक्सप्लेनेशन। सो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमने लास्ट टाइम जब प्लांट किंगडम का क्विज देखा था उसमें ये सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। Okay, then question number 26. Pteridophytes differ from mosses in possessing well-developed vascular system. That is correct. 27. अब आ जाओ. Which of the following exhibits independent alternation of generation? Pteridophyta. क्यों? रीजन क्या है? देखो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का पहले दो रीजन मैं दे देती हूँ। इनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, इनका डोमिनेंट क्या हुआ? स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट हो गया। एंड उसके बाद गेमिटोफाइट कब होता है? उसी पर्टिकुलर प्लांट में फ्लावर डेवलप होता है या फिर कोन्स डेवलप होंगे, मॉडिफाई होंगे, एंड उसमें सीड्स बनेंगे या जो भी प्रोसेसेस होंगे और गैमेट्स फॉर्म होगा। सो उनका जो गेमिटोफाइट स्टेज है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ। अगर वो प्लांट नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं होगा। देन आ जाओ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट इज गेमिटोफाइट, बट गेमिटोफाइट का आर्किगोनिया वो इंटैक्ट ही रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक स्पोरोफाइट के स्पोर्स ना बन जाए तब तक वो अपनी प्लांट बॉडी को छोड़ते नहीं है। सिर्फ टेरिडोफाइटा ही ऐसा है जहां पे फेजेस जब खत्म होते हैं तो स्टेज उनका जनरेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे गैमेटोफाइट, इनमें भी डोमिनेंट फेज कौन सा है टेरिडोफाइटा में? स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट है। और इनका जब गैमेट बन रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो दे आर नॉट अटैच्ड विद द प्लांट्स। मतलब नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूजन के लिए उनके पास प्लांट के अंदर इंटैक्ट नहीं रहते। दैट इज द रीजन दे आर इंडिपेंडेंट। यही एक रीजन है। एक बार फिर से सारे प्लांट किंगडम के, स्पेशली स्पोरोफाइट, आर्किगोनियम, एंथ्रोजोइड्स, ठीक है, एंथ्रीडिया, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ध्यान दो, फिर से एक बार रीड करने की कोशिश करो, तब आपको शायद और बेटर तरीके से समझ आएगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का सीधा सीधा मीनिंग है। डिपेंडेंट का मीनिंग होगा दोनों में से कोई भी जनरेशन डोमिनेंट हो जाए,
दूसरा जनरेशन उसी बॉडी पे, उसी डोमिनेंट बॉडी पे डेवलप हो रहा है तब। इंडिपेंडेंट मीन्स यस, बट टेरिडोफाइट में तो वो स्पोरोफाइट डोमिनेंट था ना। राइट, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, बट उनका जो गैमेटोफाइट स्टेज है, उसका जो फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन है, उसके लिए उनकी प्लांट बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है ना। दैट इज द रीजन इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। जब प्लांट बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है, वो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉडी अगर फ्यूजन हो रहा हो, तब ऐसे केस में इंडिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट कब होता है? जब होल प्लांट बॉडी इज इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो वो चीज डेवलप ही नहीं होगी। क्यों ऐसा कह रही हूँ? अगर फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाता फर्टिलाइजेशन का। तो नो डाउट एंजियोस्पर्म्स रहेंगे, उनका मेन प्लांट रहेगा, बट नेक्स्ट जनरेशन जो है, जिसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं, दैट इज द गैमेटोफेटिक स्टेज, जिसमें गैमेट्स बन रहे हैं, वो गैमेट अब नहीं होंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो एडल्ट प्लांट है उस पे, उसके ऊपर ही ऑर्गन डेवलप होता है, उसी के ऊपर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट जनरेशन तक उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं। टेरिडोफाइटा में इंटैक्ट नहीं रहते, नेक्स्ट जनरेशन होते ही वो डिटैच हो जाते हैं, एंड दे कंटिन्यू विद देयर नेक्स्ट, क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट जर्मिनेशन, जो नए प्लांट्स होते हैं उनका जर्मिनेशन में बिजी हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होते ही डिटैच हो जाते हैं। कोई अगर मियोसिस वगैरह हो रहा है तो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, बाहर की साइड हो रहा है। यही रीजन है कि इनका इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दैट इज द मेन रीजन। एक बार मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है आपको डिपिक्ट करने के लिए, अदरवाइज आई विल शो यू। मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी आफ्टर दिस सेशन, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक फोटो या कुछ मेरे पास होगा तो मैं वो आपको भेजती हूँ, तब आपको क्लियर रहेगा फिर। ओके, बट आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट अगेन। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और एक बार रीड करो, रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर। ओके, शैल आई मूव अहेड नेक्स्ट सेट? यस यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैंने वापस लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस डाले हैं जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपको ये चीज फिर से समझ में आई या नहीं, इस बार कोई गलती हो रही है या नहीं हो रही है। यस, प्रशंसा। मैम 30 का सी है। 30 का मैम C, 29 का ए है मैम। 29 का A. Okay, last time you only answered this one. Okay. Chetan 30C, Gayatri 30C. Okay. What about 28? Sporangium और स्पोरोफिल वर्ड पे ध्यान देना, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये। 28 Yes, का भी आर्या? ए होना चाहिए। 28 का A. ओके 28 का A. ओके, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम। स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफिल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यस मैम। ओके, सो एक्सप्लेन करने की जरूरत है आई गेस, परसों ही रिपीट किया ये बात, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। एनीवन नीड एनी एक्सप्लेनेशन और वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा? ओके, 28। बस उसमें एक चीज थी, हम्म, पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जिसमें सारे के सारे ऑर्गन है, वो स्पोरोफिल है। और स्पोरेंजियम वो जगह है जहाँ से मतलब एग बाहर निकलने वाला है ना, जहाँ जो जगह Right. एग कंटेन करे वो स्पोरेंजियम। करेक्ट करेक्ट, जो हमने इधर एक्चुअली लोअर में भी और देखा था, फीमेल, जैसे फंगाई में जो स्पोर्स कंटेन करता है वो स्पोरेंजियम, तो Right. स्वोलन पार्ट होता करेक्ट है वैसे। करेक्ट करेक्ट। सो ये हो गया आपका डिफरेंस इन स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफिल। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेट। आई गेस ये सेल से रिलेटेड है और ये आई गेस आपको इजी लगेगा। मैम 33 का बी। 33 का बी। ओके, 32 का B. 32 मैम 31 का भी बी है। का B। हाँ मैम 31 का Yes, भी है। ma'am. 31 का ओके, B. सो ऑल बी।
सिंगर और निकल्सन का तो फ्लूइड मोजाइक है। यस मैम। करेक्ट। जो सिंगर वाले बच्चे आज ही डिस्कस किया है, सिंगर एंड निकल्सन। मैम वो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर न्यूक्लियस का राइट। ओके, सो यस, ऑल आर करेक्ट एक्चुअली। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो साइंटिस्ट के नाम है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। सो एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम विथ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ mRNA। तो ये बात तो आपको पता ही है, जिन्होंने सेल पढ़ा है पूरा का पूरा, उनको आई गेस आप सबने यूनिट प्रॉपरली अटेंड किया था, सब कुछ क्लियर है इस सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। यस यस। यस अभी तो पूरा मैम। यूनिट ऑल आर खत्म ही हो गया। ओके। हम बायोमोलिक्यूल्स भी सर ने पढ़ा दी। ओके, दैट्स गुड देन। अगर ये सारी चीजें हो गई तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस एंड सेलुलर बेसिस के सारे फंडा जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है फिर। ओके, चलो नेक्स्ट सेट। एंड 34 का सी। ओके, 34 सी। मैम 35 का बी लग रहा है। ओके, 36 का बी है, न्यूक्लियोलस। ओके, 35 का सी लग रहा है सबको या बी लग रहा है? बी लग रहा था। ओके, एंड व्हाट अबाउट 36? 36 का भी बी। हाँ मैम 36 का B. Okay, so here also all are correct. Let me check the chat. 36B. Okay, yes. So materials essential for dark reaction are in stroma. ये तो common हो गया, सबको पता है। दूसरी चीज यस ये, मैम। then formation of bipolar spindle during cell division. हमने cell cycle and cell division के टाइम भी पढ़ा था, सेल के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा। सेंट्रियोल very much important. 36 no membrane surrounds this nucleolus. न्यूक्लियोलस एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर का रीजन होता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइबोसोम सिंथेसिस। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियोलस का। सो इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, ऑल आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। मैम 37 तो बी का है। बी, वो तो बी हो गया। 37 तो इजी मैम हो और गया। 38 का भी बी है। 38 का बी है। ओके, और मैम 39 का ए है। ए है 39 का ए। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एग्जैक्टली क्या होते हैं? ऑल आर करेक्ट, चार आंसर सर ऑर्गेनल्स। करेक्ट। मैम 4 ऑर्गेनल्स होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हाँ लाइजो लाइजोसोम एंड वैक्यूल। मैम ये सब कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, क्योंकि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ बनाता है, गोल्गी apparatus उसको मॉडिफाई करता है, और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करे, मतलब कुछ भी आया, और फिर उसके बाद में Correct. वैक्यूल जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर कर। तो ये चारों का फंक्शन बहुत कोऑर्डिनेट, राइट सब्सटेंस के साथ खेलते रहना से। राइट। सो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन प्लस ये क्या करते हैं, सेल के मेजर वर्क जो है वो सारे के सारे इनमें ही डिवाइडेड है, इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, मींस जो इनिशियल वर्क है, इनिशियल स्टेज है, वो सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम संभालता है। रेस्ट अदर लाइक क्लोरोप्लास्ट, लाइक पेरोक्सिसोम, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करते हैं आफ्टर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बाद का काम करते हैं, और एकदम इनिशियल स्टेज नॉन कोऑर्डिनेटेड वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन। प्लस ये किसी भी सेल को इनके वर्क वाइज रीजन में डिवाइड नहीं करते। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा रीजन रहेगा, देन उससे कनेक्टेड गोल्गी रहेगा, देन उससे कनेक्टेड वैक्यूल है। इस तरीके से ये अलग अलग एरियाज भी कवर करते हैं सेल के। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। ओके, सो ऑल आर करेक्ट। बाकी और कुछ बताने की आई गेस जरूरत नहीं, सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन है, आपने 100 टाइम सॉल्व कर लिए होंगे ऑलरेडी, नहीं तो पढ़ा ही होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेट। यस मैम। मैम सबसे पहला वाला 40 का ए। 40 का ए। मैम 42 का भी ए।
42 का 41 का भी ए. ओके सबका ए. ओके ऑल ए Yes, ma'am. All A. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 40 में आंसर्स आर ऑल करेक्ट. मुझे बस आपसे ये जानना है क्वेश्चन नंबर 40 में व्हाई नॉट ग्लाइकोकैलिक्स एंड व्हाई स्लाइम लेयर. मैम मैम क्योंकि स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों ग्लाइकोकैलिक्स यस की मैम स्लाइम लेयर कैप्सूल दोनों मतलब वो ग्लाइकोकैलिक्स के वाला दूसरे नाम. और लूज वाला मतलब ये slime तो layer। एनसीईआरटी का फेमस स्टेटमेंट करेक्ट कि स्लाइम लेयर मतलब लूज था, कैप्सूल मतलब और थिक एंड कैप्सूल टफ. वाला ठीक है। राइट राइट सो करेक्ट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. सो ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट इज स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल जिसमें कि अगर लूज शीट है तो स्लाइम होता है और अगर कॉम्पैक्ट शीट है तो कैप्सूल हो जाता है. और ओके कैप्सूल में वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। राइट Yes, ma'am. राइट करेक्ट. सो ये हो गया आपका मेजर डिफरेंस. बाकी और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? आई थिंक ऑल आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड. 41 भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही है. राइट राइट दिस इज ऑल्सो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही मीन्स कोई भी चीज बाहर से नहीं है इसमें. ओके चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस. बाकी हार्डली कुछ क्वेश्चंस रह गए. 4-5 क्वेश्चंस ही बच गए. मैम 43 का ए. ओके मैम सबका ए है इस बार भी. हाँ मैम सबका ए. ऐसे कैसे हो गया? मैंने ध्यान नहीं दिया. थोड़ा तो मिक्सिंग करना चाहिए था. ओके एनीवन नीड्स एक्सप्लेनेशन? ऑल ए क्यों है किसी भी क्वेश्चन में? नो मैम। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट. आई थिंक दिस इज योर ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन. मैम 48 का 48 का ए. ओके 48 का ए. इसमें Okay. 48 का ए. 46 का 46 का भी ए है। ओके 48 का ए. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट आर द बेसिक शेप्स? वो 4 शेप्स कौन से हैं? बैसिला है, Focus, bacillus, हम्म vibrium, बैसिलस जो spiral. स्पाइरल विब्रियम. ओके गुड. यस 48 तो क्लियर हो गया. 46 ओके 47 46 का डी लगा है. 47 भी ए. ओके किसी को ये लग रहा है? व्हाट अबाउट अदर पीपल? मुझे सी लग रहा है। ओके 47 मयंक इज सेइंग 47 का ए. ओके किसी को 47 का ए. 47A. ओके 47 ए. डिस्कस अगर ये डाउटफुल है तो. बेसिकली क्या पूछ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी क्रिएट करवाना. Energy ऑक्सीडेशन provide में करना. सबसे ज्यादा हेल्प. ठीक है तो अभी पूछ रहे हैं इनकी डिपेंडेंसी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं. सो होल एंड सोल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. जिन भी सेल्स में या टिश्यूज में आपने नोटिस किया होगा अगर उनका फंक्शन उनकी ओवरऑल एक्टिविटी मींस वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं. maybe they are moving a lot or maybe they are contracting and relaxing या जैसे भी होगा उनमें ओवरऑल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है क्योंकि उनका वैसा एक्शन है. उनको हमेशा मूव करना है और उतना फंक्शनल रहना है तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. और एनर्जी का होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास है. दैट इज द रीजन आंसर ए इज करेक्ट. और बाकी टोटिपोटेंसी एवरीवन अंडरस्टैंड्स. टोटी मींस मल्टीपल पोटेंशियल रखने वाला सेल को टोटिपोटेंसी बोलते हैं. यानी एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि होल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा सकते हैं. ठीक है सो दैट इज नोन एज टोटिपोटेंसी. ओके चलो नेक्स्ट सेट. दिस इज योर लास्ट सेक्शन. मैम 49 का सी. ओके ओके ध्रुव इज सेइंग 49 का ए.
Mayank is saying 50 का A. Namrata is also saying 50 A. Okay. Anyone else? कोई और आंसर लग रहा है? मैम मेरा गलत है। Snehal is also saying A. Okay, चलो कोई नहीं। पहला 50 का A है मैम। Okay, yes. Maximum students are saying 50 का A. Okay. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं. Which structure serve as protective layer against attack by phagocytes and by viruses? So the answer is capsule. कैप्सूल ही एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है. इफ यू हैव नोटिस्ड मैक्सिमम वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं दे आर नॉट कैप्सुलेटेड, उनमें कैप्सूल प्रेजेंस नहीं होता है. ओके या फिर क्या बोलते हैं कि जो कैप्सूल एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट है कैप्सूल होने का या प्रेजेंट होने का या एब्सेंट होने का. कैप्सूल बेसिकली जो वायरसेस जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने प्रीवियस जो होस्ट होते हैं ना उनसे भी कैरी करते हैं. वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस एनवायरनमेंट से भी एक लेयर डेवलप करवा लेते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट. ये कोई ऐसा नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ऐसा वायरसेस के साथ भी है. वायरसेस का भी जो कैप्सिड है या प्रोटीन लेयर है वो लेयर की डिपेंडेंसी इस पे डिपेंड करती है कि वो किस होस्ट के पास है और कैसा लेयर डेवलप कर रहे हैं. ओके सो कैप्सूल का भी सिमिलर फंक्शन होता है बट कैप्सूल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बिकॉज द ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली पैक्ड. ओके सो हियर द आंसर इज ए. Okay, question number 50. Select the correct option from column 1 and column 2. I think everyone said rightly option A. इसको explain करने की जरूरत है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Okay. चलो, so if everyone understands this, then let's end the session. This was about it. I hope you all enjoyed. ये बस एक small practice session था जिसमें कि आपके सारे टॉपिक एक साथ मुझे कंसिडर करना था क्योंकि मैं नया टॉपिक अभी स्टार्ट करूंगी तो उसका मीनिंग नहीं होता है एंड मुझे आपको ON PNMT 2 बैच को सेम लेवल पे लाना है एटलीस्ट इन बॉटनी केस. तो वो लोग का अभी मॉर्फोलॉजी चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो उतना टाइम मैंने सोचा आप लोगों को रिविजन करवा दिया जाए क्योंकि आपके बैक टू बैक बहुत सारे टॉपिक्स हो गए बट रिविजन इज पेंडिंग. आई थिंक आपके काफी रिविजन्स करवाने जरूरी हैं क्योंकि जितने हो चुके हैं आपका ऑलमोस्ट आई गेस सब कुछ खत्म ही हो जाएगा विद इन 1 मंथ. तो अगर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसा ना हो कि पुराने चैप्टर से टच चला जाए. ओके या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप भूलने लगो या फिर इनफ प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आपका स्कोर कम नहीं होने चाहिए. सो दिस वीक आई यूज्ड दिस फॉर योर रिविजन पर्पस. कुछ क्वेश्चंस हमने शेयर किए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, कुछ न्यू भी थे कुछ ओल्ड भी थे. ओके सो इन सब कुछ पॉइंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है हर चैप्टर के, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना. टारगेट एक ही रखना है, एवरीवन हैज टू स्कोर 300 प्लस. बायोलॉजी में बच्चे इतना स्कोर, ये मिनिमम स्कोर है 300 जो मैं आपको बता रही हूँ. इतना नहीं करोगे तो रैंक नहीं आने वाली है. सो आई रियली वांट जीरो नेगेटिव बायो में स्पेशली. नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, 100 नंबर भी आएंगे चलेगा बट 100 में एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए. तो जीरो नेगेटिव मार्किंग बट टारगेट शुड बी 300. अब देख लो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा कि आपको उतना एक्यूरेट होना है. सो एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव कर लो. ओके so that is my suggestion to all of you and I'm expecting too much from PNMT 1. आप लोगों की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपकी खबरें भी उतनी अच्छी हैं. so I really want कि आप लोग उतना अच्छा स्कोर भी करो. you all are so competitive, so don't lose your competition और ये जो फायर है don't lose it. okay so yeah let's meet. देखते हैं, कल मिलते हैं बाकी सब्जेक्टिव क्लास में जो भी नासिक बैच के बच्चे हैं उनसे. और सिन्नर वाले बच्चे लेट्स मीट आफ्टर दिवाली. आई गेस आप लोगों के पूरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही मिलेंगे. सो आफ्टर दिवाली वी विल मीट एंड वी विल प्लान फॉर नेक्स्ट टाइम कि अब आगे क्या करना है. ओके टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, जितना भी हुआ है कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग डेली बेसिस पे. ओके चलो, एनी डाउट्स, कोई कॉन्सेप्ट डाउट्स या फिर एनीथिंग एल्स, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? नो मैम। ओके तो आप लोगों का भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज यू ऑल हैव हेक्टिक स्केड्यूल नाउ और बहुत सारा रिविजन और सेल्फ स्टडी पेंडिंग होगी. ओके सो यू ऑल्सो गो एंड स्टडी about other subjects too. Okay so let's meet I guess next week probably
इफ पॉसिबल, और मे बी देखते हैं आपका नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन या नीट का सेशन कब अरेंज किया जाता है उसके हिसाब से. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मैम, थैंक यू मैम. बाय मैम, थैंक यू मैम. बाय मैम, थैंक यू मैम. बाय एवरीवन.